सुप्रभात मित्रों, आज से हम लोग बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बीए प्रथम वर्ष के छात्र ध्यान दें कि हम लोग सबसे पहले मध्यकाल का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये इतिहास की क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि इतिहास क्या है। इतिहास इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस। इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस। इसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इतिहास का मतलब ये हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अतीत का, जो चीजें अतीत में हमारे गुजर गई हैं, उनका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। तो कह सकते हैं कि अतीत का दर्पण ही इतिहास है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग इतिहास पढ़ते क्यों हैं। हम लोग इतिहास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो गलतियां हमारे बुजुर्गों ने की हैं, उन गलतियों को हम पढ़ें और उन्हें भविष्य में दोबारा न दोहराएं, उनसे सीख लें। इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास किसी भी देश के समाज, राष्ट्र और वहां की संस्कृति के बारे में हमें बताता है। आगे देखिए, इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकाल इतिहास, और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल इतिहास। तो मध्यकाल इतिहास को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ध्यान दीजिए, पहला है आपका सल्तनत काल और दूसरा है आपका मुगल काल। मुगल काल। मध्यकाल इतिहास आपका 1206 से लेकर के 1707 तक आपका चलेगा। यानी 1206 से लेकर के 1707 तक जितना भी हम पढ़ेंगे वो मध्यकाल के इतिहास के अंतर्गत आएगा। 1206 में जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठेगा और 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, वैसे ही मध्यकाल समाप्त हो जाएगा और आधुनिक काल प्रारंभ हो जाएगा। मध्यकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 तक इसका अध्ययन करेंगे और मुगल काल 1526 से लेकर के 1707 तक अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल 1206 मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही गद्दी पर बैठेगा और 1526 में इब्राहिम लोधी की मृत्यु होगी। और मुगल काल 1526 में बाबर गद्दी पर बैठेगा और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। वहां तक आपको मुगल काल पढ़ना है। इसके बाद आपको उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ना है, जो कि आधुनिक काल के इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। सल्तनत काल और मुगल काल में बेसिक अंतर क्या है, जो मैं एक शब्द में आपको बताना चाहता हूं कि सल्तनत काल और मुगल काल में बेसिक अंतर यह है कि सल्तनत काल के जितने भी राजा थे उनको सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान कहा जाता था। और मुगल काल के जितने भी राजा हैं उनको बादशाह कहा जाता था। इस दोनों कालों में बेसिक अंतर है।
सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान आएंगे वो कहीं ना कहीं बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करेंगे, खिलाफत प्राप्त करेंगे। लेकिन मुगल काल के जितने भी राजा आएंगे, बादशाह आएंगे, वो किसी बगदाद के खलीफा से कोई मान्यता नहीं प्राप्त करेंगे, वो अपने आप को स्वयं बादशाह घोषित करेंगे। अब हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा लाइन है जो आपको याद करनी है। गूब खां तसले में, आपको याद करना है गूब खां तसले में। देखिए, गूब माने होता है गुलाम वंश, खां माने खिलजी वंश, ता माने तुगलक वंश, सा माने सैयद वंश, ला माने लोधी वंश, मा माने मुगल वंश। तो ये लाइन अगर आपको याद है तो इस तरीके से इसके जितने भी वंश इसमें हैं वो आप याद कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन वंशों को आगे पीछे करके पेपर में दे दिया जाता है। कोई 4 वंश या 5 वंश उठा करके आपको दे दिए जाएंगे और उनको आगे पीछे कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको आरोही क्रम में लगाइए। तो जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर पे तुगलक वंश दे दिया और गुलाम वंश को 4 नंबर, जैसे कि गुलाम वंश है आपका 3 नंबर पे रख दिया गया, खिलजी वंश आपका 2 नंबर पे रख दिया गया और आएगा कि इनको आरोही क्रम में लगाइए। तो अगर आपको ये लाइन याद है तो इसको आप आरोही क्रम आराम से लगा सकते हैं। 1 नंबर पे गुलाम वंश आप रख देंगे, 2 नंबर पे खिलजी वंश रख देंगे, 3 वंश पे तुगलक वंश रख देंगे। या कभी कभी होगा गुलाम वंश देंगे नहीं, ये केवल 4 वंश आपको दे देंगे, तो उस हिसाब से अब आपको 1 नंबर पे खिलजी वंश रखना है। तो 1 नंबर का आता है। और कभी कभी इसको आरोही क्रम से भी पूछ लेते हैं। तो आरोही क्रम से पूछेंगे तो आपको 1 नंबर पे लोधी वंश रखना है, 2 नंबर पे आपको सैयद वंश रखना है। अवरोही क्रम अगर पूछेंगे, और अगर आरोही क्रम पूछेंगे तो आपको इधर से चलना है, अवरोही क्रम पूछेंगे तो आपको उधर से चलना है। आइए इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। गुलाम वंश आपका 1206 से लेकर के 1290 तक चलेगा। 1206 में स्टार्ट होगा और 1290 में समाप्त हो जाएगा। खिलजी वंश 1290 में स्टार्ट होगा और 1320 में ये समाप्त हो जाएगा। तुगलक वंश 1320 में प्रारंभ होगा और 1414 में समाप्त हो जाएगा। सैयद वंश 1414 में प्रारंभ होगा और 1451 में समाप्त हो जाएगा। लोधी वंश 1451 में प्रारंभ होगा और 1526 को ये समाप्त हो जाएगा। तो ये सल्तनत कालीन 5 वंश आपके हो गए। आइए इनका जरा समय सीमा निकाल लेते हैं। 90 से अगर 6 को घटाते हैं तो गुलाम वंश पूरे 84 वर्ष चलता है आपका। खिलजी वंश को देख लेते हैं तो ये पूरे 30 वर्ष आपका चलता है। तुगलक वंश अगर हम देख लेते हैं तो उधर 80 और 14 94 वर्ष ये पूरा चलता है तुगलक वंश। सैयद वंश की बात करेंगे तो ये आपका हो गया 6 30 36 37 वर्ष ये चलेगा आपका, सैयद वंश रहेगा। और अगर लोधी वंश की बात करेंगे तो 49 और 26 50 75 वर्ष ये पूरा आपका चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि गुलाम वंश आपका 84 वर्ष चलता है, खिलजी वंश आपका 30 वर्ष चलता है, तुगलक वंश आपका 94 और सैयद 37 और लोधी 75 वर्ष चलता है। तो देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल के जितने भी वंश हुए हैं, इस वंश में सबसे लंबा समय किस वंश का रहा है, तो आप टिक लगा सकते हैं कि तुगलक वंश ने जो है सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया। जो है सर्वाधिक, इसका लिख देंगे हम सर्वाधिक लंबा समय रहा आपका तुगलक वंश का। और अगर ये पूछा जाए कि सल्तनत काल के जितने भी वंश चले हैं, इन वंशों में सबसे कम कौन सा वंश रहा, तो आप लिख सकते हैं खिलजी वंश, सबसे कम समय।
सबसे कम समय हम इसको लिखे दे रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे कि सल्तनत काल में सबसे लंबा वंश आपका तुगलक वंश चलेगा और सबसे कम समय जो है आपका वो खिलजी वंश का रहेगा। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। सल्तनत काल के बारे में बता दिया कि सल्तनत काल में आपके 5 वंश चलेंगे। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है। गोप खां तस्ले में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश आपके सल्तनत काल में चलेंगे। इसके बाद आपका मुगल वंश प्रारंभ हो जाएगा। तो मुगल वंश आपका 1526 से लेकर के 1707 तक रहेगा। इस दौरान मुगल वंश में 6 राजाओं का शासन रहेगा। तो 6 राजाओं का शासन आपका रहेगा। इसके बारे में भी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, सेकेंड ईयर में है, लेकिन आपको देख लेनी है। मुगल वंश मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको देख लेना, छोटी सी ट्रिक है। इसमें आपको याद कर लेना है बहु आज सो ओ, ये चीज आपको याद कर लेनी है। बहु आज सो, बहु मतलब बाबर, ध्यान दीजिएगा, बाबर। हु मतलब हुमायूं, हुमायूं। आ मतलब अकबर, आ मतलब अकबर। जा मतलब जहांगीर, जा मतलब जहांगीर। शाह मतलब शाहजहां और औ मतलब औरंगजेब। तो इस ट्रिक को लिखने का हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि शाहजहां जहांगीर का लड़का था या जहांगीर शाहजहां का लड़का था। तो अगर ये ट्रिक आपको याद है तो इससे आपका ये कंफ्यूजन दूर रहेगा कि जहांगीर शाहजहां का लड़का है या शाहजहां जहांगीर का। तो इससे बिल्कुल क्लियर रहेगा कि बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां और शाहजहां का लड़का औरंगजेब। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रहेगी, ठीक है। इसके बाद इनकी टाइमिंग हम लोग अपना देखेंगे। बाबर आपका 1526 से लेकर 30 तक गद्दी पर बैठेगा। हुमायूं 1530 से लेकर के 1555 तक गद्दी पर बैठेगा। अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक गद्दी पर बैठेगा। जहांगीर 1605 से लेकर के 27 तक गद्दी पर। आपका 1628 से लेकर के 58 तक और औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक। आज प्यारे बच्चों हमने कुछ ऐसे ही कम बात की है। कल से हम एक एक वंश पर अध्ययन करेंगे। कल हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के कैकूबाद तक हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी पूरे गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे। फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो धीरे धीरे पूरा सल्तनत काल का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। कला, संस्कृति, साहित्य पर अध्ययन करेंगे। उसके जो है कैबिनेट पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो दक्षिण भारत में 2 राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर और बहमनी, उन राज्यों पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।